बेटा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अभी पहले कुछ बातें मेरे से आप समझ लो, फिर हम नोट्स भी देख लेंगे। ठीक है, चलो बेटा, सबसे पहली बात, कंपनी का फॉर्मेशन 4 स्टेजेस में होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी का फॉर्मेशन 4 स्टेजेस में होता है, ऑल्दो अब एक स्टेज हटा दी गई है कोर्स से। ठीक है, यानी कि मैं पढ़नी कितनी स्टेज, अब 3 स्टेजेस पढ़नी है। ठीक है, फर्स्ट का नाम है प्रमोशन, सेकेंड वन इज इनकॉर्पोरेशन, थर्ड वन इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। सबसे पहले इसका मतलब समझो बेटा। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज का क्या मतलब होता है कि आप जनरल पब्लिक से पैसे लो और काम करना स्टार्ट करो, बिजनेस करना स्टार्ट करो। बेटा हमने ना लास्ट लेक्चर में यह पढ़ा है कि कंपनी 2 तरीके की होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड और एक पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड को जनरल पब्लिक से पैसे लेने अलाउड ही नहीं होते। प्राइवेट लिमिटेड को कोई जनरल पब्लिक से पैसे लेने अलाउड थोड़ी होते हैं, क्योंकि पैसे लेने अलाउड नहीं होते, इसलिए वो ये स्टेज परफॉर्म करके करेगी क्या, कुछ भी नहीं। बेटा प्राइवेट लिमिटेड को सिर्फ 2 स्टेजेस पूरी करनी होती है, फर्स्ट 2 प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन, और वो पिक्चर में आ जाती है। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड को क्योंकि बेटा पैसा रेस करना है फ्रॉम द जनरल पब्लिक, इसलिए वो तीनों स्टेजेस परफॉर्म करेगी, प्रमोशन भी, इनकॉर्पोरेशन भी और कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज भी। ये बात समझ में आई? कोई भी प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने वाली है, उसको सिर्फ 2 स्टेजेस परफॉर्म करनी है, एक प्रमोशन और एक इनकॉर्पोरेशन। आप आ गए पिक्चर में, कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि आप जनरल पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकते, आपको अपने फंड ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बेटा उसको तीनों ही स्टेजेस परफॉर्म करनी है, प्रमोशन भी, इनकॉर्पोरेशन भी और कैपिटल सब्सक्रिप्शन भी, क्योंकि आपको जनरल पब्लिक से पैसा चाहिए। इतनी बात क्लियर है? अब स्टार्ट करेंगे बेटा हम प्रमोशन स्टेज, लेकिन उससे पहले कुछ बात, प्रमोशन होता क्या है बेटा? राइट अवे फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ आइडिया टिल द कंपनी इज फॉर्म्ड, ऑल द एक्टिविटीज आर कवर्ड अंडर प्रमोशन। आपने जिस दिन बैठ के सोचा यार कंपनी नाम की कोई चीज बनाऊंगा, ऐसा बिजनेस करेगी, वैसा बिजनेस करेगी, इतना कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और बेटा जब तक सारे रिसोर्सेज इकट्ठे नहीं कर लिए जो कंपनी बनाने के लिए चाहिए, ये सारी एक्टिविटी कवर्ड होती है अंडर प्रमोशन। और जो पर्सन ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। मैं कहता हूं और कुछ याद ना रहेगा तो एक एग्जांपल हमेशा याद रह जाए कि रिलायंस के लिए धीरू भाई अंबानी सर प्रमोटर है, ये तो याद रह ही जाएगा, पक्की बात है। किसने नींव रखी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की? धीरू भाई अंबानी, ये तो याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना बेटा, यानी कि मैं बोलूं प्रमोशन में ना सिर्फ 2 एक्टिविटी कवर होती है, एक प्लानिंग और एक ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। जब आपने प्लान करा, एक तो वो एक्टिविटी कवर हुई, और कंपनी बनाने के लिए जितने रिसोर्सेस चाहिए, जब तक आपने रिसोर्सेस इकट्ठे करे, वो सारी एक्टिविटी कवर होंगी प्रमोशन में। और जो पर्सन ये एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उसका नाम है प्रमोटर। बात क्लियर? बेटा 6 स्टेप पढ़ने वाले हम प्रमोशन में। ठीक है, 6 चीजें पढ़ने वाले हम प्रमोशन में। या तो इनको बोल लो फंक्शन ऑफ प्रमोटर, या बोलो बेटा स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रमोशन स्टेज। दोनों में से कुछ भी बोलो, एक ही बात है। चाहे तो बोलो बेटा स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रमोशन स्टेज, या बोलो फंक्शन ऑफ प्रमोटर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, मैं हेडिंग का नाम लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, जिनके पास अभी नोट्स नहीं है नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मेरा पूरा टॉपिक किस पर है? प्रमोशन पर है। ठीक है, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं किसी और स्टेज की। ठीक है, चैप्टर धीरे धीरे आराम से हर अक्षर समझ में आ जाएगा, घबराना मत। ठीक है, अगर कोई बात 2 मिनट के लिए रटनी पड़ जाए तो ये बात क्लियर करके चलना, 2 मिनट के बाद समझाऊंगा जरूर, मैं रटवा नहीं सकता एक अक्षर भी आपको। ठीक है जी, चलो बेटा प्रमोशन में पहली स्टेज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी।
और बेटा सेकंड स्टेज है फीजिबिलिटी स्टडीज। फीजिबिलिटी स्टडीज बेटा इन दोनों में ना फर्क समझने की कोशिश करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी और फीजिबिलिटी स्टडी। बेटा ये क्या होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी? बेटा प्रमोटर ने प्लान किया, सोचा कि कंपनी नाम की कोई चीज बनाऊंगा और ऐसे ऐसे बिजनेस करूंगा। वो क्या करेगा बेटा, उस फील्ड में बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब खुद देख रहा है, प्राइमा फेशिया देख रहा है, जितनी उसको समझ अपनी समझ से देख रहा है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब वो सोच रहा है बेटा कितना इन्वेस्टमेंट करके काम चल सकता है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना प्रॉफिट कमा लूंगा मैं इससे। ये सब बातें जब वो खुद सोच रहा है और प्राइमा फेशिया सोच रहा है, जरूरी तो नहीं है ना प्रमोटर पढ़ा लिखा बंदा हो, जरूरी है? कंपनी के बारे में सोचने वाला हो नहीं सकता तीसरी पास है, जरूरी थोड़ी है। इसलिए बेटा जितनी उसको समझ है वो अपनी समझ से देख रहा है, उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उसने अपनी समझ से आइडेंटिफाई करा है, ठीक है बेटा। इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि फीजिबिलिटी क्या होती है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और ये डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता कौन है बेटा, ये करता है एक्सपर्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन करता है, ये करता है प्रमोटर हिमसेल्फ। और ये क्या होता है, ये प्राइमा फेशिया एनालिसिस होता है, बस ऊपर ऊपर से एनालिसिस जितनी उसकी समझती। और ये क्या होता है बेटा, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने कौन वाला है, एक्सपर्ट करने वाला है। एक्सपर्ट मे बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी और मे बी अ लॉयर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सीएस भी करते हैं, मैं भी बनाकर देता हूं रिपोर्ट, सीएस भी बनाकर देते हैं रिपोर्ट्स, और बेटा लॉयर भी दे सकते हैं, ठीक है। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, और बातें हमने भी डिटेल्ड वही बतानी है कि कितनी कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद करो आप इससे, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितने टाइम तक इसका स्कोप रहेगा इंडिया में, कहां से इसका रॉ मटेरियल आ सकता है, ये सारी बातें, ठीक है जी। आपके कोर्स में 3 तरीके की फिजिबिलिटी है, इसको आराम से समझना, पेपर में आना चाहिए मेरे हिसाब से। बेटा एक फिजिबिलिटी है जिसका नाम है टेक्निकल फिजिबिलिटी, एक का नाम है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। चलो तीनों को समझने की कोशिश करो। फर्स्ट वन इज टेक्निकल फिजिबिलिटी। भाई साहब कुछ नहीं लिखा नोट्स में ना इधर उधर, आप यहां देखोगे तो सब समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या होता है बेटा, हो सकता है कई बार हमारा आइडिया बहुत अच्छा हो, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, किसी ऐसी कंट्री से आता है जहां हमारी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चलती रहती है और बिजनेस कभी भी खत्म हो सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर हमारे से रिपोर्ट मांगी जाती है, किसी एक्सपर्ट से रिपोर्ट मांगी जाती है, हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर पाना टेक्निकली इनफिजिबल है। आइडिया बहुत अच्छा है आपका, नो डाउट, हम मना नहीं कर रहे कि आइडिया नहीं अच्छा, आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा टेक्निकली अनफिजिबल हो जाएगा ऐसे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना। अगर टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल बहुत आराम से आपको नहीं मिल सकते तो प्रोजेक्ट टेक्निकली अनफिजिबल, और अगर बहुत आराम से मिल सकते हैं या आपकी खुद की कंट्री में ही अवेलेबल है तो बेटा फिर तो प्रोजेक्ट टेक्निकली फिजिबल है, फिर तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। समझ में आया टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या बताती है हमारे को। सेकेंड वन इज फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। बेटा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या बताती है, प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए जितने फंड चाहिए, जितने रिसोर्सेज चाहिए, क्या वो अवेलेबल मींस से अरेंज हो भी सकते हैं कि नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो बिजनेस में 2 ही तरीके के पैसे लग सकते हैं, 2 ही जगह पर, एक तो लग सकता है फिक्स्ड एसेट्स में और एक लग सकता है वर्किंग कैपिटल में, या करंट एसेट्स भी बोल सकते हो आप। फिक्स्ड एसेट समझते हो ना क्या होती है, बस अब यही तो चक्कर है। फिर कहते हैं पेपर में नंबर नहीं आता। मैंने पूछा फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। मैंने कब का एग्जांपल, मैं पूछ रहा हूं मीनिंग, आप लिख के रहे हो एग्जांपल। बेटा विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, ठीक है ना, और इनका पर्पस कभी भी सेल करना नहीं होता। ये क्या है, These are converted into cash और कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 ईयर, जिनका पर्पस ही बेचना है, या बेटा जो डे टू डे एक्सपेंसेस के काम आने वाली है। तो 2 ही तो जगह पैसा लगता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली, कुछ बताऊं आपको, लो खैर मेरे को आता नहीं ज्यादा लेकिन कुछ बता देता हूं।
ठीक है। बैलेंस शीट मेरे को अकाउंट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, मैंने कभी अकाउंट्स पढ़ी नहीं बाबू, ठीक है। ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट दो ही जगह खर्चे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बता दो कहां का? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L एंड एसेट साइड। तीसरी जगह कोई खर्चा नहीं है। मैंने भी तो वही लिखा है। मैंने क्या लिखा है? फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और ये डे टू डे एक्सपेंसेस, जिसको वर्किंग कैपिटल में बोल सकता हूं। समझ आई बात? ठीक है। मान लो बेटा अब हम एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, क्या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है कि नहीं। मैंने देखा जो आपका आइडिया है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फिक्स एसेट्स चाहिए 5 करोड़, 5 CR, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल चाहिए लेट्स सपोज 50 लाख, यानी कि बेटा टोटल फंड रिक्वायर्ड इज 5.5 CR, 5.5 करोड़, 5.5 करोड़ रुपए चाहिए आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मैंने देखा क्या अवेलेबल मींस से अरेंज हो भी सकते हैं कि नहीं। ऑनर मुझे बताकर गया है कि मैं अपना पैसा लगा रहा हूं 4 करोड़ रुपए और मेरे को बैंक लोन देने को तैयार है, जिसको मैं प्रैक्टिकली लिख रहा हूं बोरोड फंड, ठीक है जी। ऑनर्स फंड 4 करोड़, ऑनर अपना पैसा लगाने को तैयार है 4 करोड़ और बैंक लोन देने को तैयार है 2 करोड़ तक, और हमें चाहिए कितना? सिर्फ 1.5 करोड़। क्योंकि बेटा पैसा विद इन द अवेलेबल मींस है, क्या यह प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा सकता है? किया जा सकता है। 5.5 करोड़ चाहिए, 5.5 करोड़ बहुत आराम से मिल रहे हैं, तो बोल सकते हैं प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियल फीजिबल। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा ओनर के पास है ही 2 करोड़ और बैंक ने कहा ज्यादा से ज्यादा लोन दूंगा 2 करोड़ का, क्या बेटा जितना पैसा रिक्वायर्ड है उतना अरेंज हो पा रहा है? नहीं। क्या रिपोर्ट लगेगी इस केस में एक्सपर्ट की? प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली अनफीजिबल, इंप्लीमेंट मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। क्या बात क्लियर है अब तक? टेक्निकल फीजिबिलिटी समझ आई थी, फाइनेंशियल आई है। चलो इकोनॉमिक। बेटा व्हाट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस? प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है ना। पहला ऑब्जेक्टिव तो पैसा ही कमाना होता है। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी प्रॉफिट से ही रिलेट करेगी। ये क्या कहती है इकोनॉमिक फीजिबिलिटी? क्या कहती है बेटा, अगर आपने फंड बहुत सारे लगाए, मान लो बेटा 5.5 करोड़ लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया और एट द एंड आपको पता लगे साल का प्रॉफिट बस होगा 1 लाख रुपए, इंप्लीमेंट करूं कि ना करूं? बेटा प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है, इकोनॉमिकली अनफीजिबल है, ठीक है ना। जैसे कि आज की तारीख में आप सोच सकते हो मोबाइल फोन्स कितने कम मार्जिन पे बिक जाते हैं, आपको पता ही है क्या हालात है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, एक रिटेलर की रिटेल शॉप खोली मोबाइल फोन की, आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। 5 करोड़ के फोन आ जाएंगे बेटा, एक शोरूम भी नहीं भरेगा, एक छोटी सी दुकान भरेगी 5 करोड़ के होने, लाख रुपए के तो फोन है, ठीक है। और आपको पता लगता है प्रॉफिट कितना है, एक सेलफोन में 200 रुपए का, लाख रुपए लगाओगे 200 रुपए के प्रॉफिट कमाने के लिए। बेटा ऐसे केसेस में प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर पाना क्या इकोनॉमिकली फीजिबल है? बिजनेस एग्जिस्ट ओनली फॉर द प्रॉफिट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रॉफिट कमाना। अगर प्रॉफिट नहीं है बिजनेस में तो बेटा इकोनॉमिकली प्रोजेक्ट अनफीजिबल है, और अगर प्रॉफिट है तो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी अवेलेबल है। क्या इतनी बात को लेकर क्लियर है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी और फीजिबिलिटी स्टडी में डिफरेंस है कुछ? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन करता है? प्रमोटर हिमसेल्फ। फीजिबिलिटी स्टडी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डन बाय एक्सपर्ट। वो प्राइमा फेसिया देखना है बस किसी चीज को। बात समझ में आई? फीजिबिलिटी स्टडी 3 तरीके की, तीनों समझ आई, टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक। ओके बात बेटा। थर्ड हेडिंग इज नेम अप्रूवल। चलो जी, अब ये बात करनी बहुत जरूरी है और बहुत काम की बात। बेटा मैं थोड़ी सी डिटेल्ड बात करूंगा, जितनी आपके लिए जरूरी नहीं भी है वो भी करूंगा, ठीक है, ताकि आराम से समझ में आए। रटने से बढ़िया है बेटा 2 लाइनें लिखी हुई हैं बुक्स में, 2 लाइनें मैंने नोट्स में लिखी हुई हैं, वो रट लोगे मुझे पता है, समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं समझा रहा हूं थोड़ा डिटेल। नेम अप्रूवल। बेटा देखो इंडिया में एक लॉ है जो आपको ये बोलता है कि इंडिया में हर कंपनी एक यूनिक नेम से रजिस्टर्ड हो गई। हर कंपनी का एक यूनिक नेम होगा, आप किसी कंपनी का नाम चुरा नहीं सकते, ठीक है बाबू। इसी वजह से, अच्छा क्यों नहीं चुरा सकते वैसे, कभी रीजन सोचा?
बेटा देखो पता है क्या होता है, कहीं ना आप दूसरे के नाम की इन्फ्लुएंस ले सकते हो, कोशिश कर सकते हो। मान लो आज मैं एक नई कंपनी खोलूं, मैसर्स फ्रॉड एंड फ्रॉड लिमिटेड, ठीक है, मैसर्स 420 एंड 420 लिमिटेड, और मैं नाम क्या कैसे लगा दूं, मैसर्स रिलायंस फ्रॉड एंड फ्रॉड लिमिटेड, ठीक है। अब कहीं ना कहीं बेटा दुनिया के दिमाग में इंप्रेशन जाएगा, क्या इसका कोई मुकेश अंबानी के साथ लेना देना तो नहीं है। मान लो मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम लग देता हूं रिलायंस सक्सेस मंत्रा, वो तो सुनने में अच्छा ना लगे आपको, लेकिन हाँ रखने में क्या जाता है, मैंने नाम रख दिया रिलायंस सक्सेस मंत्रा। कहीं ना कहीं आपको दिख नहीं रहा कि मैं उसके नाम की अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा हूं। मिल सकता है अनड्यू एडवांटेज, मिल सकता है पक्का। इसलिए बेटा लॉ बनाया गया कि आपका एक यूनिक नाम ही होना चाहिए, ठीक है। अब हमें कैसा पता लगा यूनिक है, हमने तो अभी आइडिया लिया कि हम कंपनी बनाएंगे, हमें तो नहीं पता ना यूनिक है कि नहीं। बेटा तो हम करते क्या है, एक अथॉरिटी रहती है जिसका नाम है ROC, प्यार से बोलते हैं बेटा इसको ROC, निक नेम है इसका, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में भी थोड़े आने दो टाइम, डिटेल्ड इसके ऊपर भी डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अथॉरिटी का नाम याद रखो ROC है, ठीक है जी। बेटा अब आप करते क्या हो, क्योंकि आपको तो पता नहीं है नाम पे कोई और कंपनी लिस्टेड है कि नहीं, कोई रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो आप क्या करते हो बेटा, रजिस्ट्रार को अपने 6 नेम भेजते हो इन योर प्रायोरिटी ऑर्डर, 6 नाम भेजते हो लिखकर अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में। प्रायोरिटी ऑर्डर समझते हो ना बेटा, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, यही मिलना चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो सेकंड प्रायोरिटी, ये नहीं मिलेगा तो थर्ड प्रायोरिटी। समझ में आई बात, ठीक है ना। हाँ ये बात आपकी सेटिंग पे नहीं लगती बिल्कुल भी, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड, ठीक है, ऐसी मत कुछ भी सोचो, ठीक है। बेटा पार्टनरशिप फर्म के एंगल से बता देता हूं, आप कंपनी पर इंप्लीमेंट कर लेना। पार्टनरशिप फर्म में क्या करते हो, आप 4 नाम भेजते हो अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में, कंपनी में 6, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में 4 नाम, कंपनी में 6, ठीक है। जब मैंने अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाई तो बेटा मैंने भी 4 नाम भेजे, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटीज मनीष शुभम एंड कंपनी। लॉ बहुत कमाल का इंडिया में, कंपनी कंपनी वर्ड लगा नहीं सकती, पार्टनरशिप फर्म कंपनी वर्ड लगा सकती है, ठीक है। मेरी पार्टनरशिप फर्म है, मैंने लगाया कंपनी वर्ड, ठीक है। तो मैंने नाम भेजा मनीष शुभम एंड कंपनी, सेकेंड प्रायोरिटीज शुभम मनीष एंड कंपनी, थर्ड प्रायोरिटीज MS एंड कंपनी, एंड फोर्थ प्रायोरिटीज SM एंड कंपनी, ठीक है। भेज दिया नाम प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म रहता है वहां पर, उसने चेक करना शुरू करा कि पहला नाम पूरे इंडिया में किसी और फर्म का तो नहीं है, नहीं था तो मुझे यही मिल गया। अगर होता तो ये ना मिलता, वो सेकंड टेस्ट करता, मान लो ये भी होता तो ये मिल जाता, मान लो ये भी ना होता तो 4th टेस्ट होता। मुझे पता आपका क्वेश्चन, ये भी ना होता तो लैग पुलिंग शुरू, हाँ ये भी ना होता तो क्या था बेटा, फिर अगले 4 नाम भेजते प्रायोरिटी ऑर्डर में, क्या फर्क पड़ गया। ऐसे ही कंपनी में अगर 6 में से कोई ना हो तो 6 नाम और भेज देंगे, उससे क्या फर्क पड़ना है, ठीक है ना। हाँ अपने दिमाग का फतूर थोड़ा शांत करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी लैग पुलिंग खुद कर लूंगा, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर। तो बेटा मैंने 6 नाम भेज दिए प्रायोरिटी ऑर्डर में, मान लो उसमें से एक अप्रूव होकर मेरे को आ गया वापस, ROC ने एक नाम दे दिया मेरे को। बेटा अब पूरी जिंदगी कंपनी उसी नाम से जानी जाएगी, पूरी जिंदगी। बात क्लियर, ठीक है जी, समझ आई बात। 4th वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, नहीं सॉरी शायद फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम पहले होगा, फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यही है ना 4th हेडिंग, ठीक है ना। एंड 5th वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल और 6th वन इज प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। बेटा अब ये टॉपिक आ गया फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये क्या भला है, हमें क्या पता मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या, तो अभी समझ लेते हैं बेटा, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं MOA का भी। लो अभी समझा देता हूं बेटा, कंपनी में ना 2 डॉक्यूमेंट बनते हैं, अभी समझ लो इस बात को, ठीक है। बाद में आएगा तो मैं कम समझाऊंगा उसके बारे में, आएगा जरूर ये टॉपिक। कंपनी में 2 डॉक्यूमेंट बनते हैं बेटा, एक का नाम है MOA और एक का नाम है AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
दो डॉक्यूमेंट बनते हैं बेटा। अगर मैं रैंक की बात करूं तो इसकी रैंक 1 है। मेमोरेंडम के बिना कोई भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। रैंक 1 डॉक्यूमेंट, चार्टर ऑफ द कंपनी, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, कुछ भी बोल लो, सारे इसके नाम। रैंक 2 डॉक्यूमेंट, सब्सिडरी डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, ये सब इसके नाम है। ठीक है बेटा। एमओए क्या करता है, ये बनाना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल कंपलसरी है, इसके बिना कंपनी नहीं चल सकती। एमओए करता क्या है बेटा? कंपनी की रिलेशन बताता है विद आउटसाइडर्स, कंपनीज रिलेशनशिप विद आउटसाइडर्स। और बेटा एओए क्या करता है? ये बताता है बेटा कंपनी की रिलेशनशिप विद इनसाइडर्स। इनसाइडर्स मतलब कंपनी के अंदर के लोग, उनके साथ कंपनी की रिलेशन कैसी रहेगी। और ये क्या बताएगा बेटा? कंपनी की रिलेशन विद आउटसाइडर। ठीक है बाबू, अब एक बात बताओ, किसी बैंक को लोन देना है, कौन सा डायरेक्टर कितना लोन के लिए साइन कर सकता है, ये देखने के लिए बैंक कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़े, एमओए या एओए? सोच कर बोलना। मान लो आज कोई कंपनी का नाम लेता हूं ऐसे ही, XYZ लिमिटेड। ठीक है, XYZ लिमिटेड ने आज लोन के लिए अप्लाई करा किसी बैंक में। ठीक है, अब बैंक ने देखा अच्छा ये लोन के डॉक्यूमेंट आए हैं और इस डायरेक्टर, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्टर इंटरेस्टेड है जिसने साइन करके दिए सारे डॉक्यूमेंट। बेटा बैंक को लोन देना है, ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट जरूर पड़ेगा कंपनी का कि लोन लेने की पावर कंपनी को है कि नहीं है, और है तो किस डायरेक्टर को कितनी पावर है, किस डायरेक्टर के साइन से कितना लोन मिल सकता है। बेटा वो एमओए पढ़े या एओए, बस सोचकर बोल दो। एओए। बेटा बैंक इज द इनसाइडर ऑफ कंपनी। कौन है बैंक? आउटसाइडर है भाई। बैंक क्या है? आउटसाइडर ही तो है। तो बैंक क्या करेगा बेटा? कंपनी के रिलेशन विद आउटसाइडर बताता कौन है? एमओए। बैंक पढ़ेगा पहले एमओए। एमओए में पावर है कि नहीं है कंपनी को लोन लेने की, और अगर है तो किस डायरेक्टर के साइन पर कितना लोन दे सकता है हमेशा। समझ आई बात? बेटा एम्प्लॉइज की सैलरी कैसे बांटेंगे, वो कहां लिखा होगा? एमओए। एओए ऑब्वियस, कंपनी की रिलेशन विद इनसाइडर्स। बात ओके? ठीक है, चलो मैंने अभी दोनों डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया, बस हल्की सी बात, अभी बहुत डिटेल्ड बात है वो थोड़ी देर में। ठीक है, मेरी हेडिंग खत्म हो जाएगी इस बात को समझाने के साथ। फोर्थ हेडिंग है बेटा फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। काम की बात, और आपके बहुत काम की बात है, ये बात बहुत आराम से समझ। बेटा देखो अभी तक क्या कंपनी बन गई, बस ये बताओ? नहीं बनी। शेयर होल्डर बन गए? नहीं बने। बेटा डायरेक्टर अपॉइंट हो गए? नहीं अपॉइंट हुए। डायरेक्टर आ गए क्या? यार प्रमोटर है अभी तक, और कोई डायरेक्टर नहीं है अभी, ये तो बात मान लो यार। ठीक है ना, डायरेक्टर भी नहीं आए, मेंबर्स भी नहीं आए, जिनको मैं इक्विटी शेयर होल्डर बोलता हूं। तो एक्सपर्ट हो, लास्ट लेक्चर में सब कुछ समझा दिया। इक्विटी शेयर होल्डर मेंबर्स भी नहीं आए, डायरेक्टर्स भी नहीं है अभी, तो अभी कंपनी का भी कोई नामो निशान नहीं है। बेटा कैसे बनेंगे पहले डायरेक्टर और कैसे बनेंगे पहले मेंबर? देखो पब्लिक कंपनी में मुझे कम से कम कितने मेंबर चाहिए होते हैं? मिनिमम 7, और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3। मैं रटवा के मेरे को ये नहीं याद हुआ तुम्हारे को। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7। बेटा कैसे बनेंगे पहले 7 मेंबर, कैसे बनेंगे शुरू के 3 डायरेक्टर? बेटा जो एमओए पे साइन करेंगे दे विल बिकम द फर्स्ट मेंबर्स एंड द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। देखो एक बात सुनो, आपको बहुत सारी डिसीजन मेकिंग करनी है। जब तक कंपनी बनती नहीं तब तक भी बहुत सारी डिसीजन मेकिंग करनी है। कंपनी के बनने के बाद तो हजारों डिसीजन लेने हैं, लेकिन कंपनी के बनने से पहले भी कुछ डिसीजन लेने हैं। यू नीड डायरेक्टर्स। कैसे बनेंगे डायरेक्टर? बेटा एमओए पे 3 लोगों के साइन करा लो, दे विल बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट टाइम से डायरेक्टर कौन बनाएगा? वो इक्विटी शेयर होल्डर ही बनाएंगे। सर मैंने समझाया हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं, इलेक्शन होता है और फिर जाकर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में बैठते हैं। हमेशा बोलता हूं, लास्ट लेक्चर में भी बोला, ठीक है ना। लेकिन पहले डायरेक्टर कैसे बनते हैं? बेटा जो एमओए पे साइन करेंगे, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे 3 लोग साइन करेंगे, वो डायरेक्टर बनेंगे। एक लॉजिकल बात। बेटा प्रमोटर साइन करता होगा कि नहीं?
कहीं नहीं लिखा हुआ, मैं तो जानना चाहता हूं आपका पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं आना पेपर में, नहीं आना, ठीक है ना। आधे तो बोलेंगे नहीं पेपर में, ना छोड़ो, क्या करना, सोच लो, दिमाग चलाओ। प्रमोटर साइन करता होगा कि नहीं, करता होगा कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, एक ने नहीं कह दिया सब नहीं, पागल हो तुम, तुम्हारे से बड़ा पागल कोई नहीं, हमेशा करता है। सबसे पहला साइन ही प्रमोटर करता है। एक बात बताओ यार, प्रमोटर पागल है? एक बात बताओ, अभी फिजिबिलिटी हुई किसने करी? एक्सपर्ट ने। पैसे लगे होंगे किसके? चाहिए नहीं उसको वापस? चाहिए नहीं क्या? नहीं नहीं, खर्चा करेंगे और डायरेक्टर भी नहीं बनते, चलो साइड रहेंगे, घर बैठे रहेंगे। सबसे पहला साइन प्रमोटर करेगा, सबसे पहला साइन। बाकी 2 और डायरेक्टर के साइन कराने हैं। अब काम की बात सुनना बेटा, साइन जिसके मर्जी करा लो, आपका दोस्त है, आपका रिलेटिव है, आपका फ्रेंड है, कोई भी है, साइन करा लो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन उनसे 2 बातें, 2 कंसेप्ट और हैं, अभी सुन लो बेटा। जब उनके साइन कराओगे, उनकी रिटन कंसेंट जरूर ले लेना, एक बात। दूसरी बात, उनको बोलना कि आप क्वालिफिकेशन शेयर भी खरीदोगे, दूसरी बात। अब देखो, एक तो रास्ता मैं अभी रटवा के आगे बढ़ दूं, क्योंकि मुझे पता है आप एक्सपर्ट, आप PhD क्वालिफाइड हो रटने में, ठीक है। अभी कह दूं रट्टा मार लो, दोनों बातें। अभी आप रट्टा 2-20 बताओ, अभी रट्टा मारते हैं, तुम ऐसे हो। लेकिन मैं समझाऊंगा पक्का, जिसको रटने का मन करे वो रट लेना। बेटा 2 डायरेक्टर के आपने और साइन कराए, उनकी रिटन कंसेंट जरूर ले लेना, एक बात। दूसरी बात, उनको प्रॉमिस करना कि वो उनसे कमिटमेंट लेना कि बेटा वो क्वालिफिकेशन शेयर भी जरूर खरीदेंगे। अब ये दोनों चीजें होती क्या भला है ये? पहली बात बेटा, मैं अभी समझा रहा हूं, बहुत डिटेल समझाऊंगा एक ही बार में। उसके बाद जब ये दोबारा आएंगे तो मैं बता दूंगा कि मैंने पहले समझा दिया, फिर रिपीट नहीं होगा। एक ही बारी में बहुत अच्छा समझना बेटा। रिटन कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, ये क्या चीज है, समझने की कोशिश करना बेटा। आज आपने उनके मान लो साइन ले लिए, ठीक है। कल को मान लो फ्यूचर में कभी 15 साल के बाद, 20 साल के बाद कंपनी से कोई क्राइम हो गया, मान लो अननोइंगली हो गया, और कोर्ट ने कह दिया उठाकर डायरेक्टर को जेल में डाल दो, ठीक है। मान लो ऐसा कभी हो गया, तो दोनों डायरेक्टर पता क्या बोलेंगे? प्रमोटर ने ना कनपट्टी पे बंदूक रखवा के साइन लिए थे, हम कोई साइन करना थोड़ी चाहते थे। वो पक्का बचेंगे, पक्का बचने की कोशिश करेंगे, प्रमोटर ही फंसेगा अकेला। सर आज आप एक काम करना, उनके साइन ले लिया आपने, ले लिए, उनसे एक रिटन कंसेंट ले लो। ये कहां दी जाती है बेटा? रजिस्ट्री ऑफिस में दी जाती है, कोर्ट कचहरी में दी जाती है, रजिस्ट्रार के सामने। वो कंसेंट देंगे कि मैं हाँ अपनी पूरी होश में हूं, सब कुछ ठीक है, मेंटली भी ठीक हूं, फिजिकली भी ठीक हूं, सब कुछ, सारे डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ लिया और अपनी मर्जी से कंपनी का डायरेक्टर बनने को तैयार हूं। फिर झूठ फरेब की कोई बात रह नहीं जाएगी। कभी 15 साल बाद भी खड़ा नहीं हो सकता वो, 100 साल बाद भी नहीं बोल सकता ये बात कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था। समझ में आई बात? डिटेल पढ़ाऊं? नहीं नहीं, रटवा दो। मतलब फॉर्मेलिटी के लिए पूछता हूं मैं, जब भी पूछो ना मैं डिटेल पढ़ाऊं, आप बोल दिया करो हाँ मैंने तो डिटेल पढ़ाना ही होता है, ठीक है ना। शक्लें तो आपकी बनी जाती हैं, लेकिन हाँ कोई दिक्कत नहीं, फिर भी बोल दिया करो हाँ पढ़ाओ पढ़ाओ और डिटेल पढ़ाओ, ऐसे कहा करो तुम, ठीक है। तो बेटा कंसेंट ले ली, अब हमने उनसे एक और कमिटमेंट लेनी है कि वो क्वालिफिकेशन शेयर बाय करेंगे। अब ये क्या चीज है क्वालिफिकेशन शेयर? बेटा ये कोई अनोखी चीज नहीं है, इट इज अ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर ही है, तो इसका नाम क्वालिफिकेशन क्यों रखा? अब ये भी समझने की कोशिश कर। बेटा जब इनिशियली कंपनी एक्ट बना था 1956 में, और कई साल तक रहा, कई साल तक ना लॉ यही रहा कि डायरेक्टर आप किसी भी कंपनी का बन सकते हो और उसको आपको उस कंपनी के शेयर खरीदने जरूरी नहीं है। बेटा आप किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकते हो और आपको उसके शेयर खरीदने जरूरी नहीं थे, ऐसा लॉ था। देखो एक बात समझने की कोशिश करना, अगर आप कंपनी के लिए अच्छे डिसीजंस लेते हो तो शेयर का प्राइस बढ़ता है, और खराब डिसीजन लेते हो तो शेयर का प्राइस गिरता है, ठीक है। ये बात सुनकर चलो बेटा, अगर आप अच्छे डिसीजन लोगे ना तो कंपनी के शेयर का प्राइस हमेशा बढ़ेगा, और खराब डिसीजन लोगे तो शेयर का प्राइस हमेशा और हमेशा ही गिरेगा। बात समझ में आई? बेटा आप डायरेक्टर हो, ठीक है, आपने खराब डिसीजन लिया, पुराने जमाने का लॉ बता रहा हूं, आपने खराब डिसीजन लिया, शेयर का प्राइस गिर गया, आपको कोई फर्क पड़ा?
आपके पास उस कंपनी के शेयर हैं जिसके डिसीजन लिया आपने? नहीं, आपको तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। ठीक है बेटा, अब ये परेशानी ना महसूस करी लॉ बनाने वालों ने, पार्लियामेंटेरियंस ने, कि ये क्या होता है ऐसे केसेस में ना डायरेक्टर ना बहुत बेकार डिसीजन ले जाते हैं, क्योंकि उनको कोई पेन होता नहीं है, मजे में डायरेक्टर बन के बैठे में, खराब भी डिसीजन लिया तो शेयर का प्राइस गिर रहा है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने काम कंपलसरी कर दिया। कहता है जिस भी कंपनी में आप लोग डायरेक्टर बनोगे उस कंपनी का कम से कम एक शेयर खरीदना आपको जरूरी है। उस शेयर को बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर, कम से कम एक शेयर जरूर खरीदोगे। अब खरीदने से होगा क्या समझो। मान लो बेटा आप किसी कंपनी का डायरेक्टर बने, आपको उसका एक शेयर खरीदना जरूरी है। मान लो उसका एक शेयर 5,000 रुपए का, आपने खरीद लिया। ठीक है, कल को आपने खराब डिसीजन दिया, शेयर का प्राइस गिर गया, 500 रुपए गिर गया, आपका भी तो शेयर का प्राइस गिरा। आपका शेयर कितने का आ गया? 4500 का। आपको फील होगा कहीं ना कहीं मैंने गलत डिसीजन लिया, जिस वजह से सारे शेयर होल्डर भुगत रहे हैं इस बात को, इंक्लूडिंग मी। सर अगली बार से आप क्या टेक केयर करोगे कि अच्छे से अच्छा डिसीजन आए। समझ में आई बात? लॉजिक क्या था क्वालिफिकेशन शेयर लाने का? समझ आई बात? कुछ 20-25 साल पहले ही आया है, कंपनीज एक्ट 1956 में बना था, पहले ये लॉ नहीं था। समझ आई बात? क्या होता है क्वालिफिकेशन शेयर? क्या इक्विटी शेयर से कुछ डिफरेंट चीज है क्या? नहीं। हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जिस भी कंपनी में वो डायरेक्टर है उसका कम से कम एक शेयर खरीदना जरूरी है, जिसको हम क्वालिफिकेशन शेयर बोलते हैं। बात क्लियर? तो बेटा फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे थे हम। ठीक है, गुड मॉर्निंग, मैं याद करा दूं आपको। ठीक है, तो बेटा आपने करना क्या है, कैसे बनेंगे फर्स्ट डायरेक्टर? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करेंगे। प्रमोटर खुद भी करेगा पक्का, और बेटा कम से कम 2 और लोग चाहिए ताकि 3 डायरेक्टर बन जाएं। ठीक है, जिन 2 लोगों के और साइन कराओगे उनसे 2 शर्तें और मनवा लेना, एक कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर और एक कमिटमेंट कि वो क्वालिफिकेशन शेयर खरीदेंगे जब भी शेयर इशू होंगे। अभी शेयर इशू होने में बहुत 2 स्टेजेस का गैप है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में इशू होगी ना, तब खरीदेंगे वो। अभी कैसे खरीद लेंगे, अभी तो शेयर आई नहीं। इतनी बात ओके पक्का से। 5th वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। चलो कर लेते हैं बात। ऑल्दो इलॉजिकल हेयर बेटा, ऑल्दो इलॉजिकल हेयर करते हैं बात। बेटा देखो बहुत सारी बुक्स लिखती हैं कि अब प्रोफेशनल को अपॉइंट कर लो, नोन एज बैंकर, ब्रोकर्स एंड अंडर राइटर्स। लेकिन मैं बोलता हूं बेटा किसी एक्सटेंट तक इलॉजिकल हो जाएगा अभी बैंकर, ब्रोकर और अंडर राइटर को अपॉइंट करना। ब्रोकर और अंडर राइटर तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, चलो बैंकर हो भी जाए। रीजन मैं बताऊंगा, फिर वो मैं बोल रहा हूं, मैं अगर रटवाना शुरू कर दूंगा फिर कहां जाओगे आप? सब तो रटवा ही रहे हैं, मैं तो पक्का समझाने वाला हूं। बेटा देखो एक बात सुनो, बैंकर क्यों? पहली तो बात ये, बैंकर कौन होता है बेटा? कंपनी अपने शेयर के पैसे या कोई भी एक्सपेंसेस कैश नहीं करती, वो हमेशा बैंकिंग चैनल के थ्रू करती है, इसलिए उसको एक बैंकर चाहिए और अपॉइंट करना पड़ेगा हर हाल में। आपके स्कूल ने बैंकर अपॉइंट कर रखा है नहीं फीस लेने के लिए? कर रखा है? अब तो समझ आएगा, अब ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा क्या होता है बैंकर। ठीक है, हमारे स्कूल्स ने भी कर रखा है, बैंकर अपॉइंट फीस वहां से लेते हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू। सेम इसी वे कंपनी अपने शेयर के प्राइस कैश नहीं लेती बेटा, वो भी बैंकर अपॉइंट करती है। कर लो, बैंकर दोनों कंपनी को चाहिए, प्राइवेट कंपनी को भी चाहिए और पब्लिक कंपनी को भी चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूं यार, ब्रोकर और अंडर राइटर का नामो निशान यहां ले क्यों रहे हो? आप खुद सोचो, ब्रोकर और अंडर राइटर पता है क्या होता है? पहले तो मैं इनका ही डिफरेंस क्लियर कर दूं, फिर आपको कुछ समझाता हूं। बेटा ब्रोकर और अंडर राइटर दोनों शेयर बेचने के लिए होते हैं, जो कंपनी के शेयर को बेचते हैं। ठीक है, अभी इतनी बात बताता हूं, एक बात समझो, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर सकती है जनरल पब्लिक को, तो उसको शेयर बिकवाने हैं। क्या प्राइवेट लिमिटेड फर्स्ट स्टेज पूरी करेगी? प्रमोशन करेगी, पहली तो स्टेज पूरी करेगी। आप उसका ब्रोकर और अंडर राइटर अपॉइंट करा रहे हो, इतने सारे प्राइवेट राइटर ने इसको लिख रखा है कि क्या करो बेटा, ब्रोकर और अंडर राइटर को इसी जगह पर अपॉइंट कर लो। बेटा प्राइवेट कंपनी क्या करेगी ब्रोकर अंडर राइटर अपॉइंट करके, जब उसको शेयर इशू ही नहीं कर रहे हैं, जब उसको शेयर बिकवाने ही नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं इलॉजिकल है पॉइंट यहां पर। थर्ड स्टेज जब कैपिटल सब्सक्रिप्शन पढ़ेंगे वहां यह हेडिंग दोबारा रिपीट होगी, वहां नहीं समझाऊंगा, अभी समझा रहा हूं। वहां समझाऊंगा नहीं, वहां बिल्कुल सही लिखी गई है, क्योंकि कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज सिर्फ पब्लिक कंपनी परफॉर्म करेगी और पब्लिक कंपनी को जनरल पब्लिक से पैसे चाहिए, तो उसको शेयर बिकवाने के लिए ब्रोकर और अंडर राइटर चाहिए। प्राइवेट कंपनी को क्या चाहिए?
ब्रोकर और अंडरराइटर। आप पहली स्टेज में लिख दोगे तो यानी कि प्राइवेट कंपनी भी परफॉर्म करेगी और प्राइवेट लिमिटेड परफॉर्म करेगी। इसका सिंपल सा मतलब क्या निकलता है कि वो शेयर इशू कर सकती है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकती। अब बेटा ब्रोकर और अंडरराइटर का डिफरेंस समझने की कोशिश करो। 3 लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, ठीक है। मेरी कंपनी के 1 लाख शेयर, ये तीनों ब्रोकर हैं। मैंने कहा ए तू बता कितने शेयर बेचेगा, ये कहता है 30,000 बेच दूंगा। मैंने कहा ये ले पकड़ 30,000 शेयर। मैंने कहा बी तू बता, कहता है 30,000। मैंने कहा ये ले 30,000 तू पकड़। सी मैंने कहता है 40,000। मैंने कहा ये पकड़ 40,000 बेचो शेयर। मेरे पास 1 ही लाख शेयर। उसने कहा 30,000 मैं बेच दूंगा, 30,000 मैं बेच दूंगा और 40,000 मैं बेच दूंगा। ये गए मार्केट में बेचने, ए वापिस आया, कहता है 28,000 बिक गए 30,000 में से। मैंने कहा एक काम कर ला, 28,000 के पैसे ला। पैसे 2,000 शेयर जो तेरे से नहीं बिक पाए ला वो ला, और 28,000 के ऊपर अपनी ब्रोकरेज ले और चलता बन। ठीक है, ब्रोकरेज दे दी और गया। बी कहता है 29,000 बिक गए 30,000 में से। मैंने कहा ला ठीक है, 29,000 के पैसे, 1,000 शेयर जो नहीं बिक पाए वो, और 29,000 पे अपनी ब्रोकरेज ले। ठीक है जी, ठीक है। सी बोलता है 37,000 बिक पाए आउट ऑफ 40,000। मैंने कहा ठीक है, 37,000 के पैसे, 3,000 शेयर जो तेरे से नहीं बिक पाए वो, और 37,000 पे अपनी ब्रोकरेज ले और चलता बन। ठीक है, कहानी क्लियर। ब्रोकरेज क्या है? अंडरराइटर। कहानी में ट्विस्ट है। अब की बार एबीसी कहते हैं हम अंडरराइटर। मैंने कहा ठीक है, आपको अंडरराइटर अपॉइंट कर लिया। मैंने कहा ए बता कितने शेयर बेचेगा, कहता है 30,000। मैंने कहा बी तू बता, कहता है 30,000। मैंने कहा सी तू बता, कहता है 40,000। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा लाओ एडवांस पैसे। कहानी में ट्विस्ट है, मैंने पहले ही बोला था। मैंने कहा लाओ जी एडवांस पैसे। ए से ले लिए 30,000 शेयर के पैसे, बी से ले लिए 30,000 शेयर के पैसे, और सी से ले लिए 40,000 शेयर के पैसे। मैंने कहा बेचो मार्केट में। मैंने कहा लेकिन एक काम करो, आज ही कमीशन भी लेते जाओ। 30,000 पे अंडर राइटिंग कमीशन दे दी एडवांस ए को, बी को दे दी एडवांस, सी को दे दी एडवांस 40,000 पे। गए मार्केट में बेचने। ए कहता है 28,000 बिके, बी कहता है 29,000 बिके, सी कहता है 37,000 बिके। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे पास एडवांस पैसा है। जो नहीं बिके खुद होल्ड करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, समझ आई कहानी? आई, कुछ तो समझ आई। बेटा सुन लो, अगर कहानी समझ में आई है, बस एक बात बोलकर बता दो, ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है, ब्रोकर या अंडरराइटर? ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है? अंडरराइटर। अगर कंपनी को डाउट हो मेरे सारे शेयर नहीं बिक पाएंगे, ब्रोकर अपॉइंट करो या अंडरराइटर? अंडरराइटर, क्योंकि अंडरराइटर सारे शेयर खुद लेगा, एडवांस पैसे देगा, फिर बेचेगा मार्केट में। ज्यादा रिस्क कौन ले रहा था, ब्रोकर या अंडरराइटर? अंडरराइटर। और एक बात बोल देता हूं बेटा, हमने पहले चैप्टर में प्रिंसिपल पढ़ा है, मोर द रिस्क मोर द रिटर्न या मोर द गेन। रिस्क किसका ज्यादा? अंडरराइटर का। तो रिटर्न भी किसकी ज्यादा? हमेशा अंडरराइटर की। हमेशा ही अंडरराइटर की रिटर्न ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्रोकर। ब्रोकर को जो रिटर्न में मिलता है उसको बोलते हैं ब्रोकरेज। अंडरराइटर को जो रिटर्न में मिलता है उसे बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। बात ओके? ठीक है। प्रोफेशनल अपॉइंट करने थे, बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर। मैंने बता दिया ब्रोकर और अंडरराइटर क्यों यहां पर इलॉजिकल टर्म है। समझ में आई ना बात? ये बात समझ में आई इलॉजिकल क्यों है? आपको आई समझ? आई है? ठीक है। कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, बड़ी देर हो गई न्यूट्रल बैठे। मैंने कहा पता नहीं समझ आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़े। लास्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। बेटा लास्ट स्टेज है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। कहता है अब ये डॉक्यूमेंट, कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट बनाने शुरू कर दो। मैं कुछ और नहीं कह रहा, इन दो के नाम ले रहा हूं। बेटा बनाने शुरू कर दो एमओए और एओए। क्यों बनाने शुरू करते हैं अभी से? बेटा क्योंकि इन कॉर्पोरेशन स्टेज पे, जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है, आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, इसलिए अभी बनाने शुरू कर दो। बुक्स लिखते हैं प्रमोटर, अभी बनाने शुरू कर दो। लेकिन आपको लगता है प्रमोटर हर केस में इतना कैपेबल होगा कि खुद बना पाता होगा? नहीं बेटा, या तो ये बनाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या बनाते हैं कंपनी सेक्रेटरीज। प्रमोटर इतना कैपेबल नहीं होता कि एमओए और एओए खुद लिख पाए। बात समझने की कोशिश करो। ठीक है जी। तो बेटा बनाने क्यों शुरू करने हैं? क्योंकि अभी इनको इनकॉर्पोरेशन स्टेज पे हमने सबमिट करना है, इसलिए अभी बनाने शुरू कर दो। ठीक है जी, बनाने शुरू हो गए, प्रमोशन स्टेज खत्म। ठीक है जी, सारी बात समझ में आई? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फिजिबिलिटी स्टडी, नेम अप्रूवल, फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन,
अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, जो बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर, एंड लास्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। क्या इतनी बात को लेकर क्लियर है? बढ़े आगे बेटा। अब ना 6 डॉक्यूमेंट के नाम है, ठीक है। ये 6 डॉक्यूमेंट वो हैं जो इनकॉर्पोरेशन स्टेज पे सबमिट होंगे। वैसे इनकॉर्पोरेशन स्टेज पे 8 चीजें सबमिट होती हैं। पहले हम 6 के बारे में पढ़ लेते हैं, 2 के बारे में मैंने पहले पढ़ाया होगा, आपको कहीं ना कहीं आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बस छोड़ दो, आपको अभी कुछ नहीं पढ़ना। 6 डॉक्यूमेंट के बारे में पीएचडी कर लेते हैं। पहले पीएचडी कर लो पहले 6 डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है जी। चलो सबसे पहले बात ही किसकी है? एमओए की। लो बाबू लो, मेरा काम आसान, मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात ही किसकी है? एमओए की। प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, रैंक 1 डॉक्यूमेंट नोन एज चार्टर ऑफ द कंपनी, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट। इसको बनाने के बाद ही एग्जिस्ट कर सकते हो, बनाने से पहले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर कंपनी बनना है ना, बनाना ही पड़ेगा, ठीक है जी। बेटा एमओए इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लॉजेस। एमओए को 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। 6 पार्ट हैं इसके। कभी पढ़े हैं? आज पढ़ लो, कोई नहीं, गुड मॉर्निंग, आज पढ़ लो। मतलब 2 महीने के बाद आपने पेपर देना है, कह रहे नहीं कभी भी नहीं पढ़े, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, फर्स्ट वन इज नेम क्लॉज, सेकेंड वन इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट की पावर एन। मुझे पेपर बनाना हो तो ये पक्का पेपर में आएगा। फोर्थ वन इज कैपिटल क्लॉज, फिफ्थ वन इज लाइबिलिटी क्लॉज, एंड सिक्स्थ वन इज एसोसिएशन क्लॉज। चलो बाबू चलो, पीएचडी करते हैं आज। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज। नाम ही याद हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। अंदर का मैटर क्या करना हमने, है ना। चलो नेम क्लॉज, अगर ध्यान है हमारे को और अगर हम सुबह उठ के बादाम खाते हैं तो ये बात याद आनी चाहिए बेटा, हमने नेम अप्रूवल ली थी प्रमोशन स्टेज पे, 3rd स्टेप। और मैंने बोला था बेटा आरओसी जो नाम अप्रूव करके आपको दे देगा, पूरी जिंदगी कंपनी उसी नाम से जानी जाएगी। बोला था बेटा, नेम क्लॉज में वही नाम लिखा होता है, वही आपका फेवरेट, मैसर्स फ्रॉड एंड फ्रॉड लिमिटेड, ठीक है ना, ठीक है। हाँ तुमने यही करना है, और क्या करना है तुमने, बाय बाय इंडिया, पैसे पूसे इकट्ठे कर इंडिया से, बाय बाय इंडिया एरोप्लेन से। हाँ जी, सेकेंड वन इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। मैं आपसे एक बात पूछता हूं बाबू, अभी तक जितना पोर्शन आपने पढ़ा है, कंपनी ने रजिस्टर्ड ऑफिस बना लिया? अभी तक जितना पोर्शन आपने पढ़ा, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, बनाया? अब कई लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर बहुत डिफरेंट है। मैं आपको सही बात बताऊंगा, सही क्या है, पहले लोगों का बता देता हूं। लोग लिखते हैं एग्जैक्ट एड्रेस बता दो रजिस्टर्ड ऑफिस का, जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया। ये गलत बात है। अब सुन लो बताना क्या होता है। बेटा देखो, अभी जरूरी नहीं है रजिस्टर्ड ऑफिस बन चुका हो, और मैं मानता हूं बना ही नहीं होगा, सच बात तो जो है। लेकिन बेटा उस स्टेट का नाम बता देना जिसमें आपका रजिस्टर्ड ऑफिस इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड, उस स्टेट का नाम बता देना, ठीक है। अब डिटेल्ड बात बताऊं स्टेट क्यों, या छोड़ दो क्योंकि रटी लोगे हम, बता दो बता दो बता दो। स्टेट क्यों, वाई स्टेट, वाई नॉट सिटी, वाई नॉट डिस्ट्रिक्ट, वाई नॉट विलेज, वाई नॉट बिल्डिंग नंबर, यही क्यों लिखा गया? स्टेट का नाम बता दो, उस स्टेट का नाम बता दो जिसमें आपका रजिस्टर्ड ऑफिस प्रपोज टू बी सिचुएटेड होगा। अभी मान रहा हूं रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बना, लेकिन बेटा ये तो दिमाग में डिसाइड करा होगा, हाँ इस स्टेट में तो बनाऊंगा, बस ये तो सोच ही लिया होगा ना कि सिटी में बनाऊंगा तो फिर स्टेट का नाम तो निकल ही जाएगा, कौन सी स्टेट है। बेटा पता है क्यों स्टेट का नाम? क्योंकि इंडिया में ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी स्टेट वाइज बैठते हैं, समझे? कितनी स्टेट है? 29। कितने आरओसी? 29। किस आरओसी से कंप्लायंसेस करूं, डॉक्यूमेंट किस आरओसी को दूं, ये कैसे पता लगेगा? स्टेट पता होगी तो पक्का पता लग जाएगा। इतने तो समझदार होने चाहिए हो, स्टेट पता होगी तो पक्का पता लग जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई क्यों स्टेट का नाम? अभी मैं तो बताता नहीं है बात, तुम्हारे टीचर्स को भी नहीं पता, लगे रहना, क्योंकि मैं कंपनी फॉर्म कराता हूं इसलिए मैं बता पा रहा हूं आपको ये बातें सारी,
समझ आई बात? स्टेट का नाम बताना, ठीक है जी, बता दिया। दो क्लोजेस क्लियर। नेम क्लॉज, ये तो खोदा फाड़ो निकली चाहिए। नाम हमने अप्रूवल पहले ही ले लिया था, वही नाम है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, स्टेट का नाम बताना है, ठीक है, रट लिया हमने, एक्सपर्ट हम। आगे बढ़ो, ऑब्जेक्ट क्लॉज। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। ऑब्जेक्ट क्लोज, जैसे कि इसका नाम है अपने आप में सजेस्ट कर रहा है, ये क्या बताता है बेटा? कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए बनी है, कंपनी को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, स्कोप क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या करेगी। लेकिन बेटा एक बात समझ लो, अगर कोई बात ऑब्जेक्ट क्लोज में नहीं लिखी गई और बाद में आप उसको परफॉर्म कर रहे हो, बेटा दिस एक्ट इज कंसीडर्ड टू बी इलीगल। मतलब बेटा मान लो एक कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, ठीक है। देखो आप क्या होता है, हबड़ दबड़ में क्या करते हो, अपनी प्रेजेंट नीड को रिकॉग्नाइज करते हो। आपने कहा जल्दी जल्दी कंपनी बनाओ, हमारे को लाइसेंस लेना है गवर्नमेंट से, चलो जल्दी जल्दी कंपनी बनाने का जल्दी रही। हाँ, आपसे सीए ने पूछा, सीएस ने पूछा काम क्या करोगे, आपने कहा टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देंगे, लिख दिया ऑब्जेक्ट क्लोज। मतलब इतना जरा सा ऑब्जेक्ट क्लोज लिखा, ठीक है, लिख दिया। कल को 5 साल के बाद आपका मूड करा, क्योंकि आपने 5 साल में करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए, 5 साल के बाद आपका मूड करा कि एक दो लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लेते हैं, फ्यूचर में रजिस्टर्ड ऑफिस वहां शिफ्ट कर देंगे। ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखी गई है पावर कि आप लैंड एंड बिल्डिंग खरीद सकते हो, बस ये बता दो। ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या लिखा गया, आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज दे सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने की पावर लिखी गई है, खरीद के देख लो बेटा, दिस एक्ट इज कंसीडर्ड टू बी इलीगल। फंस जाओगे इसी चीज में बेटा। ऑब्जेक्ट क्लोज रियलिटी में बहुत बड़े अमाउंट पे, बहुत बड़े स्केल पे लिखना चाहिए, ताकि सारा स्कोप ऑफ वर्क क्लियर हो, ताकि सब नेचर ऑफ वर्क आ जाए उसमें। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं बेटा, जब हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट क्लोज तो बहुत बड़े लेवल पर लिखते हैं कि कंपनी परचेज भी करेगी, कंपनी सेल भी करेगी, किसी के साथ अमेलगमेट भी हो सकती है, सारी मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकती है, सारी मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकती है, सब इंटेंजिबल एसेट्स भी खरीद सकती है, टेंजिबल भी खरीद सकती है, इंपोर्ट भी कर सकती है, किसी टेक्नोलॉजी को भी, ट्रेडमार्क को भी, मतलब सब कुछ लिखो, कुछ ना छोड़ो कि फ्यूचर में कुछ करना पड़ जाए तो बेटा सब लिखा ऑब्जेक्ट क्लोज में पहले से ही। समझ आई बात, क्या कहना चाहता हूं? तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कंपनी के लिए, ठीक है जी। कैपिटल क्लॉज, बेटा एक बात बताओ, क्या हर कंपनी को पावर होती है जितना मर्जी जनरल पब्लिक से पैसा रेस करे, जितना मर्जी, जितना आपका मन करे उतना रेस कर लो जनरल पब्लिक से, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, जितना आपका मन करे। पावर देते हैं आपको? बेटा आज दे दो पावर, कल पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और परसों सिंगापुर की फ्लाइट पकड़ लोगे बस आप, और बाय बाय इंडिया, बाय बाय, जा रहे हैं हम, ढूंढते रहो हमें। बेटा किसी भी कंपनी को अनलिमिटेड पावर नहीं दी जा सकती कि कितना भी पैसा रेस कर लो पब्लिक से, नहीं बेटा। आपकी मैक्सिमम अमाउंट फिक्स की जाती है, विच इज फिक्स्ड बाय द सेबी। सेबी कौन है बाबू? पड़ोसी हमारा, उसका नाम भी सेबी है। हां जी, सेबी कौन है बेटा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेटा इसकी बात करूंगा कुछ 10-15 मिनट के बाद, लेकिन यह बता देता हूं, एक अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है बेटा, यह बताती है आप कितना पैसा ले सकते हो पब्लिक से। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रेज्ड फ्रॉम द जनरल पब्लिक, यह लिखा होता है कैपिटल क्लोज में। The maximum amount of capital that can be raised from the general public, और इसको हम एक और नाम से बोलते हैं बेटा, ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। जितना भी पैसा मैक्सिमम जनरल पब्लिक से ले सकते हो उसको बोलते हैं, उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल, और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। लो बाबू लो, ऐसी बातें तो बुक्स में भी नहीं लिखी गई अभी, मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूं, ठीक है? बात समझ में आई? पक्का से इतनी बात ओके है? हाँ जी। फिफ्थ क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, ये क्या बताता है बेटा? ये वही बात बताता है, आपको याद आनी चाहिए, कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। मेंबर्स की पढ़ा है कुछ? दीन दुनिया से मोह हटा दो बाबू, पढ़ना शुरू कर दो। लिमिटेड होती है अनलिमिटेड?
लिमिटेड होती है, यहां पर वही लिखा होता है बेटा। मेंबर्स लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है, मैं वर्ड बोलूंगा और याद आना चाहिए, टू द एक्सटेंट ऑफ अनकॉल्ड और अनपेड शेयर कैपिटल। याद आई बात? कंपनी के केस में मेंबर्स की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ अनकॉल्ड और अनपेड शेयर कैपिटल। यहां पर यही बात लिखी होती। समझ आई बात? एक एग्जांपल देकर क्लियर करता हूं कुछ बच्चों को। बेटा अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे एट द रेट 10 ईच, हर शेयर 10 रुपए का है, और मान लो मैं कंपनी, ठीक है, मैं सर्स, समझ गए आप नाम, ठीक है, मैंने आपको 1 लाख शेयर इशू करे, आपने कहा मैं हर शेयर पे 10 रुपए दूंगा, मैंने कहा गुड, वेरी गुड। मैंने कहा लेकिन एक काम करो, आज मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे ना 7 लाख रुपए की जरूरत है, आज आप मुझे अपने 1 लाख शेयर पे 7-7 रुपए दे दो, मुझे 7 लाख रुपए दे दो। आपने कहा बचे हुए 3 लाख, मैंने कहा जब मेरी जरूरत होगी मैं मांग लूंगा। आपने कहा ठीक है, एग्रीड, मैंने कहा ओके। 7 लाख रुपए आपसे ले लिए, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फिर आपको पता ही है नाम हमारा था मैसर्स फ्रॉड एंड फ्रॉड लिमिटेड, हमने कर दिया एक छोटा सा फ्रॉड, कोर्ट ने पेनल्टी लगा दी 1 करोड़। बेटा मैं आपको क्या ये कह सकता हूं लाओ 1 करोड़ रुपए ले आओ? नहीं, मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड। आप ज्यादा से ज्यादा बेटा मुझे 3 रुपए दे सकते हो हर शेयर पे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने कहा बेच दो अपने घर बार और ले आओ आज 1 करोड़ रुपए, ले लाओगे? ऐसे पर्सनल एसेट बेची जा सकती है आपकी? कोई नहीं बेच सकता। अब होगा क्या बेटा, इस केस में आपकी लायबिलिटी हमेशा ही लिमिटेड है, ये लिखा होता है लायबिलिटी क्लोज में। एंड लास्ट वन इज एसोसिएशन क्लॉज। ऑल्दो 5 समझाने वाले थे, ये तो बेकार सी बात है। ये इसमें क्या लिखा होता है? इसमें क्या लिखा होता है? सारे डायरेक्टर अपने नाम एड्रेसेस दे देते हैं, कहते हैं हम कंपनी बना रहे हैं, अपनी मर्जी से बना रहे हैं, और साइन कर देते हैं। हो गया एसोसिएशन क्लॉज खत्म, वेला काम। ठीक है, 5 बातें समझ में आई? ये रटने वाला ही पोर्शन है, बेकार की बात है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। ओके बात? एमओए ओके? चलो जी बेटा, नेक्स्ट वन इज एओए। लो बाबू लो, देखो मैं आपको पावर दिखाता हूं, स्पेशल पावर। पेपर में जो काम आप नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूं, दिखाऊं आपको? ओनली द मैन ऑफ ग्रेट पावर कैन डू इट। ये देखो, आप पेपर में ऐसे करके दिखा दो। हाँ जी, एओए ये क्या चीज होती है बेटा? ये कंपनी की रिलेशन बताता है विद आउटसाइडर, इनसाइडर, है ना? कंपनी की रिलेशन बताता है इनसाइडर, रैंक 3rd डॉक्यूमेंट, हाँ रैंक 2 डॉक्यूमेंट नोन एज सब्सिडरी डॉक्यूमेंट एंड सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, चलो अब काम की बात। बेटा क्या एओए को बनाना जरूरी है? नहीं, नहीं बनाना जरूरी। क्यों? ये कैसे बनेगा अगर नहीं बनाएंगे तो आप? बेटा देखो एक बात सुनो, कंपनी के पास ऑप्शन है, एओए अपना बनाना चाहते हो, बहुत बढ़िया बात, नहीं बनाना चाहते कोई दिक्कत नहीं। बेटा एक कंपनीज एक्ट 2013 में एक टेबल दी गई है नोन एज टेबल एफ। इसका नाम हुआ करता था टेबल ए 1956 वाले एक्ट में, कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन आज की तारीख में इसका नाम क्या है? टेबल एफ। ये क्या है बेटा? टेबल एफ क्या चीज है बेटा? ये एक स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन है, और इसमें एओए का एक फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे क्लोजेस लिखे गए हैं और एक स्पेसिमेन है, फॉर्मेट दिया गया है। बेटा आपके पास भी तो कोई स्पेसिमेन मैसेजेस होते हैं, किसी की कॉल आ रही है, मेरे को कॉल कट करनी है और उसको मैसेज भेजना है, तो आपके पास स्पेसिमेन नहीं होता? क्या होता है स्पेसिमेन? बहुत सारे मैसेज होते हैं ना, कॉल यू लेटर, इन अ मीटिंग, बिजी। ये स्पेसिमेन ही तो है, आपको कुछ टाइप नहीं करना, क्लिक करना, हो गया कहानी। लेकिन क्या आप चाहो टाइप हो सकता है? 100% हो सकता है, कस्टमाइज भी कर सकते हो। बेटा कस्टमाइज एओए बनाना है अपनी मर्जी का, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बनाना कोई टेंशन नहीं, टेबल एफ लग जाएगी आपके ऊपर। जो भी कंपनी अपना एओए नहीं बनाना चाहती वो ना बनाए बेटा, उनके ऊपर ऑटोमेटिकली टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाती है। एओए खत्म, बस इतना सही बताना था। समझ आई बात? ओके है बात इतनी बढ़िया से? जाग रहे हो? हाँ जाग रहे हैं। ठंड में सुबह उठा दिया। सबसे पहले उठते ही गाली किसको देते हो? मैं ही तरह को बहुत पिटो है। हाँ जी, बात क्लियर?
ठीक है। थर्ड हेडिंग इज कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। थर्ड हेडिंग इज कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर। वैसे अगर किसी ने ध्यान से सुना हो, आपने सुना नहीं, ये मैं पढ़ा चुका हूं। कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर, रिटर्न कंसेंट लेनी थी। कहां लेनी थी? रजिस्ट्रार के ऑफिस में लेनी थी ना। हाँ पढ़ा वहां था, फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरी। रजिस्ट्रार के ऑफिस में रिटर्न कंसेंट लोगे ना बेटा? ओके है ना बात? इतनी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, मेरे से उम्मीद मत करना। ठीक है, आगे बढ़ो। फोर्थ वन इज एग्रीमेंट। फोर्थ वन इज एग्रीमेंट। अब ये क्या चीज है समझना जरा बेटा। कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि कंपनी में मैक्सिमम 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, कंपनी में मैक्सिमम 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं। बेटा कुछ स्पेशल काइंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होते हैं। इनको हम 3 नाम से जानते हैं, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर्स। होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर्स। डायरेक्टर और भी हो सकते हैं, सीईओ भी बोल सकते हैं, सीएफओ भी बोल सकते हैं, सीओओ भी बोल सकते हैं, चेयरमैन भी बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। सब इन्हीं के नाम है, लेकिन आप छोड़ दो, मैं 3 की बात करता हूं। अभी जितना आपके लिए जरूरी है उतनी बात करते हैं। ठीक है, तो बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही है। अब ये 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही हैं। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर्स। बेटा देखो, कंसेंट तो सारे ही डायरेक्टर की लेनी है, रिटर्न कंसेंट 12 के 12 की चाहिए। ठीक है, लेकिन इन 3 से आप क्या करोगे? एग्रीमेंट करोगे। किस चीज का एग्रीमेंट? बेटा ये ना स्पेशल काइंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। इनके हाथ में ना बहुत ज्यादा पावर है और इनको आपके बिजनेस की ना बहुत ज्यादा समझ है। मैनेजिंग डायरेक्टर, शायद बिजनेस की सारी सबसे ज्यादा समझ इसी को ही होगी कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, फिनिश गुड्स कहां जा रहा है, कौन कौन से कस्टमर आपने सेट किए हैं, कितने कितने उधार पे करे हैं, कितने सप्लायर को कितने दिन में पेमेंट करते हो, सारी सबसे ज्यादा समझ इसको। बेटा अगर ये कंपनी छोड़कर चला गया तो इसने कह दिया आज मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूं, आपको 1 दिन में नोटिस दे दिया, जाने दे, एग्रीमेंट करा लो आज ही। क्या कंपनी छोड़कर नहीं जाओगे बिना बताए एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर या 3 मंथ प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, ताकि 3 महीने में कंपनी अपना कोई और इंतजाम करे, किसी और मैनेजिंग डायरेक्टर को बनाने की सोचे और वो मैनेजिंग डायरेक्टर जो हम बनाएंगे वो आपसे सारा काम सीख पाए कंपनी का। समझ आई बात? 1 दिन में जाने देंगे ना बेटा, कंपनी ठप हो जाएगी, पक्का बोल रहा हूं आपको। ठीक है, तो बेटा अगर ऊपर जाने लगे, भगवान को प्यारा होने लगे, रोक लेना, कहना रुक जा, 3 महीने रुक जा, तूने नोटिस दिया हमें। ऐसे नहीं बेटा, ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कंपनी स्विच नहीं कर सकता बेटा, कम से कम 3 महीने पहले नोटिस दो। ये एग्रीमेंट इससे जरूर कर लेना। समझ आई बात? 4 डॉक्यूमेंट समझ में आए? ठीक है, अब 5th डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं। 5th का नाम है स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन। ठीक है बेटा, स्टैच्यूटरी मतलब रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ में एक डिक्लेरेशन दिया, उसे साइन कर दो। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है बेटा, स्टैम्प पेपर के ऊपर आप डिक्लेरेशन प्रिंट कराओगे, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन करते हो गूगल की। आज जीमेल बनानी शुरू करो, अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दोगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल है फीमेल है, जीमेल आईडी क्या बनाना चाहते हो, और वो बोलता है आई एग्री ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ गूगल INC डॉट, और आप पढ़ते कहां हो, ये लेकर टिक चल भाई, ये बिल्कुल वैसे ही है। आई एग्री ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फेसबुक INC डॉट, है ना? पढ़ना आज बैठकर मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, पढ़ना बैठकर, एक दिन पसीने आ जाएंगे पक्का। पढ़ना तो सही, एक दिन टर्म्स एंड कंडीशन फेसबुक की पता है कुछ, पहली टर्म्स एंड कंडीशन पता है कुछ, पढ़ लेना। जितना राइट आपकी पोस्ट पर आपका है उतना फेसबुक को देते हो आप राइट, यानी कि आपकी हर प्राइवेट पिक्चर, वीडियोस या और भी कोई चीज पोस्ट कर रहे हो, सबका राइट आप दे रहे हो, आप खुद दे रहे हो। पढ़ लेना टर्म्स एंड कंडीशन किसी दिन। ठीक है, और आपकी तो इतनी हद है, मतलब मैं तो समझ नहीं पाता। ऐप डाउनलोड करा, ठीक है, वो बोलता है एक्सेस दे दो मेरे को सारे फाइल्स का, फोल्डर्स का, मीडिया का, हाँ अलाओ, मेरे को एक्सेस दे दो अपनी लोकेशन का, अलाओ। अरे पागलो, कॉन्टैक्ट का एक्सेस दे दो, अलाओ। अरे पागल हो तुम भाई, कुछ हिल गए हो क्या?
अब ये मत कहना बहुत सारे ऐप ऑपरेट नहीं होते, ठीक है, अगर एक दो ऐप ऑपरेट नहीं होते तो देना पड़ता है, लेकिन आप तो पेटीएम तक को एक्सेस दे सकते, तो अपनी लोकेशन का एक्सेस क्या बोलूं यार, पागल हो गए हो। कभी डिनाई करना सीखो, लर्न टू से नो, जिंदगी में ना करनी भी सीखो। अलाओ मतलब मैंने आज तक पेटीएम को अपनी फाइल्स फोल्डर का एक्सेस नहीं दिया, क्यों दूं? कॉन्टैक्ट का देना पड़ता है, चलो रिचार्ज करना है किसी के नंबर पे, चलो किसी को पेमेंट करनी है, मुझे उसका फोन नंबर याद नहीं है, चलो उसका नाम डाला, चलो पेमेंट हो गई। कॉन्टैक्ट का देना पड़ता है। वाई लोकेशन, वाई मीडिया, फाइल्स एंड फोल्डर्स, मीडिया का एक्सेस पेटीएम को क्यों चाहिए? आपको देना है एक्सेस, लोकेशन का एक्सेस दे रहे हो हर दूसरे ऐप को। मैंने तो आज तक लोकेशन ही नहीं ऑन करी यार, कुछ तो सीक्रेसी होनी चाहिए जिंदगी में, कुछ तो प्राइवेसी रखो यार। मीडिया का एक्सेस हर दूसरे को ऐप को दिया हुआ है, फिर कहते हो अच्छा हमने ना हिडन करी है मीडिया, कर लो। कुछ नहीं है तुम्हारे बस का, जितनी समझ काम हो तो नहीं करना है तुमने। चलो खैर, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन पर आता हूं। बेटा स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन क्या होता है? अ डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ, ठीक है। लॉ में एक डिक्लेरेशन दिया, स्टैम्प पेपर पे प्रिंट कराओ और साइन कर दो। ये क्या है? ये बिल्कुल एसोसिएशन क्लॉज ऐसी है। हम वो सारे डायरेक्टर हैं जो कंपनी बनाने को तैयार हैं, एज पर लॉ बनाएंगे, क्वालिफिकेशन शेयर भी खरीदेंगे बाद में, और कंसेंट भी हमने ले लिया, जितने डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट थी सब पूरी कर लिया, साइन। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या थी? एमओए बनाया, एओए बनाया, कंसेंट ली, एग्रीमेंट कर लिया, होगी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन साइन। 5 डॉक्यूमेंट बन गए अब तक। एंड लास्ट वन इज पेमेंट ऑफ फीस। बेटा आपको लगता है रजिस्ट्रार फ्री में कर देगा? फ्री में कर देगा कंपनी रजिस्ट्रार? नहीं, कोई ना कोई फीस रहती होगी। तो बेटा देखो, एक तो रास्ता है ऑनलाइन पेमेंट का, पर ये बहुत पुराने टाइम का लिखा गया, तो ये ऑनलाइन पेमेंट की बात नहीं करता। ये कहता है बैंक में जाकर पेमेंट करो और चालान लेकर आओ बैंक से, और चालान की कॉपी भेजनी पड़ेगी आपको रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। बेटा बीच में ना 2 टॉपिक आ रहे होंगे, शायद एक आ रहा होगा पोजीशन ऑफ प्रमोटर, या नहीं अभी आ रहा है ना, लेकिन 2 मिनट के लिए इसको स्किप कर देते हैं, पहले इनकॉर्पोरेशन पढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेशन में ना 8 डॉक्यूमेंट चाहिए। अब सुन लो क्या क्या चाहिए 8 डॉक्यूमेंट, पहले सब मेरी तरफ देखेंगे, मेरी तरफ, ठीक है ना, समझाना है मेरे को, रटवाना है। 6 डॉक्यूमेंट अभी बनाए, एमओए बनाया, एओए बनाया, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, एग्रीमेंट, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। बेटा 2 पहले के हैं, समझ लो। नेम अप्रूवल ली थी, कहां ली थी? कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में ली थी, 4th स्टेप था। कब ली थी? प्रमोशन स्टेज में ली थी, 3rd स्टेप था। उसकी एक कॉपी कि कंपनी का ये नाम था, आपने ये अप्रूव किया था। 7 हो गए, 8वां। अभी अगर एग्जैक्ट एड्रेस डिसाइड हो गया हो तो एग्जैक्ट एड्रेस भी भेज दो, रजिस्टर्ड ऑफिस का एग्जैक्ट एड्रेस। एमओए में क्या लिखा था? स्टेट का नाम। यार बोलो, एमओए में स्टेट का नाम लिखा था ना, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में। अब एग्जैक्ट एड्रेस का प्रूफ भेज दो। 8 डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेकिन 8 में से 2 बातों को दोबारा समझाना है थोड़ा सा। एमओए, आप वर्डिंग पढ़ना क्या क्या लिखा है, पढ़ो जल्दी पढ़ो। एमओए भेजना है बेटा, ड्यूली साइंड, स्टैम्प्ड एंड विटनेस्ड। ड्यूली साइंड, स्टैम्प्ड एंड विटनेस। कौन कौन साइन करेगा? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 7 मेंबर और कम से कम 3 डायरेक्टर। मुझे तो 3 वर्ड समझाने हैं। ड्यूली साइंड, लो यहीं लिख देता हूं, ड्यूली साइंड, स्टैम्प्ड एंड विटनेस्ड। लो बाबू लो। इसमें क्या रखा है? आप तो रुंगे में पढ़ते हो 3 वर्ड। 3 वर्ड की कोई इंपॉर्टेंस थोड़ी होती है इनकी, है? इतने तो हम दान में दे देते हैं टीचर को, छोड़ काट ले नंबर। हाँ जी, ड्यूली साइंड, स्टैम्प्ड एंड विटनेस्ड। बेटा साइन कौन करेगा? जो बेटा फर्स्ट डायरेक्टर बनना चाहते हैं, फर्स्ट मेंबर बनना चाहते हैं, 7 लोग मेंबर, 3 लोग डायरेक्टर, वो करेंगे साइन। स्टैम्प्ड, ये किसकी स्टैंप है? बेटा नहीं, आपकी स्टैंप, कंपनी की स्टैंप, नोन एज कॉमन सील। अब याद आना बहुत मुश्किल है, याद आया? कॉमन सील पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। कंपनी की कोई कॉमन सील होती है, कोई ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं जैसे आपके होते हैं, बेटा वो स्टैंप। एंड विटनेस्ड, अब समझो बेटा, आज की तारीख में ना हर डॉक्यूमेंट की ऑनलाइन फाइलिंग है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन भेजते हो एमओए आरओसी को, ठीक है। तो आरओसी क्या कहता है? 2 विटनेस के नाम लिखो जिसके सामने इन 7 लोगों ने साइन किया।
2 विटनेस, विटनेस मतलब गवाह, जिनके सामने साइन करें इन 7 लोगों ने। एक बात बता दूं, आज की तारीख में किसी का विटनेस बनना, गवाह बनना, गारंटर बनना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी उसकी है उससे ज्यादा आपकी है। गवाह की जिम्मेदारी ज्यादा है, मैं प्रूव करूंगा, मैं फिर बोल रहा हूं मैं रटवाऊंगा नहीं, ये बात मैं ये भी प्रूव करूंगा, लेकिन रुक जाओ भी 5 मिनट के लिए। वर्ड समझ में आया? मेरे को 3 वर्ड समझाने थे, अब समझ में आ गया ना। एमओए भेजना है, एओए भी ऐसे ही होता है, ड्यूली साइंड स्टैम्प्ड एंड विटनेस्ड। एओए भेज दिया, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर भेज दी, एग्रीमेंट भेज दिया, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन भेज दी, पेमेंट ऑफ फी भेज दी, एक कॉपी भेज दी जो नेम अप्रूवल की कॉपी थी, और एग्जैक्ट प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, एग्जैक्ट प्रूफ हो, ठीक है। 8 डॉक्यूमेंट भेज दिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, ठीक है। 3rd स्टेज और 2 टॉपिक और करने हैं, वो करेंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद।